ऑलमोस्ट 95% से भी ज्यादा कंपनी में फॉल आया। क्या हुआ? और वो कंपनी का नाम था सुजलॉन एनर्जी, एक ऐसी कंपनी जो विंड टर्बाइंस बनाती है। और 2008 में प्रॉब्लम कहां पर आई? प्रॉब्लम, उन्होंने काफी कंपनीज को वो एक्वायर करना चाह रहे थे, काफी फॉरेन कंपनीज को वो एक्वायर करना चाह रहे थे, जिस वजह से उन्होंने काफी सारे डेब्ट्स लिए उस कंपनीज को एक्वायर करने के लिए। बट 2008 में, जैसा हम सबको पता है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए और कंपनीज वो एक्वायर नहीं कर पाई, और कंपनी का स्टॉक जो था वो ऑलमोस्ट 95% से भी ज्यादा गिर गया, 95% से भी ज्यादा। फिर 2014 में फिर कुछ ऐसा हुआ कि कंपनी ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और कंपनी फिर से ऑलमोस्ट 20% ग्रो कर गई। अब कंपनी फिर से रिकवरी दिखा रही है, बट अभी भी लोगों के अंदर ये डर है कि क्या ये रिकवरी सस्टेन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसके लिए हमें पूरा कंपनी का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। और आज मैं आपको उसी कंपनी के साथ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखते हैं कंपनी के स्टॉक्स यहां से ऊपर जा सकते हैं या अभी, अगर आपके पास ये स्टॉक्स हैं, आपको होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, या अभी और बाय कर सकते हो क्वांटिटीज। सुजलॉन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जो विंड टर्बाइंस बनाती है। विंड टर्बाइंस, अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं, विंड टर्बाइंस अगर आप देखेंगे, एक लंबा सा आपको फैन दिखेगा, और ये यूज किए जाते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और भी इसके कई पर्पस होते हैं, बट सुजलॉन एनर्जी इसको यूज ज्यादातर करती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं अभी इसके रिटर्न्स की बात करूं, 2008 में स्टॉक 433 रुपीस का था। 433 रुपीज से जब 2008 में इसका स्टॉक गिरना शुरू हुआ, जो कि डेप्स की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, ये स्टॉक गिरते 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 काफी नीचे आ गया। लेकिन उसके बाद फिर 2014 में एक इसकी रिकवरी हुई, बट उसके बाद वो रिकवरी भी सस्टेन नहीं हो पाई, और मार्च 2020 में इसमें इसने ऑलमोस्ट लो बनाया, 1 रुपीज 85 पैसे, बिलो 2 रुपीज। 433 रुपीज से स्टॉक गिरते गिरते 2 रुपीज पे आ गया, और अब 2 रुपीज से फिर से स्टॉक ने रिकवरी करनी स्टार्ट करी है, और अभी एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट ये 9 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने पिछले एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 42% रिटर्न दिए हैं, पिछले एक साल से अगर मैं कंपेयर करूं। बट प्रॉब्लम यहां पर है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है, क्या ये रिटर्न्स आगे और बढ़ सकते हैं? क्या हम इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें? अगर नहीं है तो, अगर ऑलरेडी हमारे स्टॉक के पोर्टफोलियो में है, क्या मुझे स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, या अभी 9 रुपीज पे आ जाता है तो मुझे इससे निकल जाना चाहिए? उस सब का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे आज के इस वीडियो में। जिस सेक्टर से ये स्टॉक आता है, तो उस सेक्टर को समझना भी पहले बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर वो सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो स्टॉक भी ग्रो नहीं करेगा। तो जिस सेक्टर से स्टॉक आता है वो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो उनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ हम जो एज्यूम कर रहे हैं वो है 12%। ये मेरे नंबर्स नहीं है, डेटा इज अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट्स। सो ये 12% ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट ये $50 बिलियन की मार्केट है, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू ऑलमोस्ट $70 बिलियन। सो सेक्टर वाइज आई विल से थम्स अप, बिकॉज एक्सपेक्टेड ग्रोथ इनकी अच्छी है। और अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक का इन्वेस्टिगेशन। तो स्टॉक के इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं 4 पैरामीटर्स लूंगा, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के अंदर 4 पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ। कंपनी की स्ट्रेंथ देखेंगे कैसी है, कंपनी की वीकनेसेस देखेंगे, कंपनी के थ्रेट्स देखेंगे, आने वाले टाइम में क्या थ्रेट्स हो सकती हैं, और फिर कंपनी की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे। तो इन 4 पैरामीटर्स में कंपनी का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे क्या कंपनी पोर्टफोलियो में ऐड करना बनता है कि नहीं। तो पहला पैरामीटर आता है कंपनी का स्ट्रेंथ्स। कंपनी की स्ट्रेंथ्स देखते हैं क्या क्या है। पहली स्ट्रेंथ जो कि है कंपनी की सेल्स। कंपनी की अगर आप सेल्स देखें, तो मार्च 2020 से कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही हैं। मार्च 2020 में 2973 करोड़ की सेल थी, उसके बाद वो इंक्रीज होकर 3346 6582 और 6821। सो कंपनी की ग्रोथ हो रही है एज पर दी सेल्स। क्वार्टरली भी अगर आप देखें, क्वार्टरली भी कंपनी परफॉर्म कर रही है सेल्स वाइज पिछले कुछ क्वार्टर से। तो सेल्स वाइज आई विल से कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड। सेकंड, कंपनी की स्ट्रेंथ आती है कि क्या बड़े प्लेयर्स इस कंपनी को बाय कर रहे हैं। उसको हम चेक कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स भी जो है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर इंक्रीज हुई है। 0.05 से 0.06 इंक्रीज हुआ है म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स के अंदर भी। जो इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स यहां पे इंक्रीज करी है। ऑलमोस्ट 19% से इंक्रीज होकर 21% से भी ज्यादा इंक्रीज हुई है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। तो म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, विच इज अ गुड पाथ। अब बात करते हैं, क्या एफआई जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या वो भी कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस कंपनी के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उन्होंने भी अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज करी हैं। 5.52 से 6.29% इंक्रीज देखा गया वहां पर भी।
106 एफ आईज के पास पहले स्टॉक्स था, जो इंक्रीज होके अब 113 एफ आईज के पोर्टफोलियो में। तो नए एफ आईज भी यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं स्टॉक को। थर्ड क्राइटेरिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी के बारे में, क्यों सबसे अच्छा लगा, बिकॉज वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी कंपनी के डेब्ट्स। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं, जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है अपने डेब्ट्स के अंदर, वो इंटरेस्ट भी रिड्यूस होता जा रहा है। अगर आप यहां पे देखें, मार्च 2021 में 996 था, उसके बाद 235 हुआ और 704 हुआ। ये क्लियरली दिखाता है कि कंपनी अपने डेब्ट्स को रिड्यूस कर रही है, जिस वजह से जो डेब्ट्स पे वो लोन पे इंटरेस्ट पे करती है, वो इंटरेस्ट भी उनका कम होता जा रहा है, विच इज अ गुड सिग्नल। यहां पे अगर आप उनके बोरोइंग्स देखें, बोरोइंग्स भी मार्च 2020 में ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ से 4,962 करोड़ पे आए और अब 4,242 करोड़ पे आ चुके हैं। तो एवरी ईयर कंपनी अपनी बोरोइंग्स भी रिड्यूस करती जा रही है, वो लोन को पे कर रही है। बट यहां पे एक कैच है जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। चलिए ठीक है, कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही हैं, बट क्या कंपनी पैसा बना पा रही है उस सेल्स के ऊपर? क्या कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं? ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा एक नेक्स्ट क्राइटेरिया है जिससे मैं चेक करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, मार्च 2020 में जो नेगेटिव ग्रोथ थी कंपनी की, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी है। -327 से 677 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और मार्च 2022 में वो बढ़ के ऑलमोस्ट डबल होके 1135 करोड़। अब मेरी लिस्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर और आता है, जो कि है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग टेल्स यू हाउ द कंपनी, वेदर द कंपनी इज चीप और एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इट्स अर्निंग, राइट? सो जितना प्राइस टू अर्निंग लो होगा, उतना कंपनी इनएक्सपेंसिव होगी, चीप होगी। तो इसकी प्राइस टू अर्निंग चेक करते हैं कहां पर एट प्रेजेंट। कंपनी की प्राइस टू अर्निंग एट प्रेजेंट सबसे लोएस्ट पे है, ऑलमोस्ट 3.5। और यहां पे कभी भी कंपनी की प्राइस टू अर्निंग नहीं आई। और वो एक सबसे बड़ा रीजन है जो एफ आईज, डी आईज और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट्स इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं यहां से, बिकॉज कंपनी अब बहुत ही सस्ती हो चुकी है। 3.9 की प्राइस टू अर्निंग कभी कंपनी में नहीं आई एज कंपेयर टू इट्स अर्निंग। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, कंपनी इतना टाइम 25 डेज तक कंपनी ने आज तक अपनी हिस्ट्री में, पूरी हिस्ट्री का मैं आपको इसका प्राइस टू अर्निंग दिखा रहा हूं, कंपनी ने आज तक इस रेंज में, इस प्राइस टू अर्निंग में कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करा है। कंपनी हमेशा यहां से ऊपर ही ट्रेड करती है। सो एज पर द प्राइस टू एक्शन, कंपनी बिल्कुल बाय सिग्नल दे रही है। तो ये हो गई कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस में सेकंड ऑप्शन, जो कि है कंपनी की वीकनेसेस। अब वीकनेसेस पे अगर मैं बात करूं, तो पहली वीकनेस जो मुझे दिखती है कंपनी की, वो है कंपनी के प्रमोटर्स जो अपना कंपनी का स्टॉक्स बेच रहे हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर उन्होंने अपने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो से बेचे हैं, विच इज ए नेगेटिव सिग्नल। सेकंड जो नेगेटिव क्राइटेरिया इस कंपनी का आता है, वो प्रमोटर्स ने कितने स्टॉक्स प्लेज किए हुए हैं। जो प्रमोटर्स, जो ओनर्स हैं कंपनी के पास, उन्होंने अपने कितने स्टॉक्स गिरवी रखे हुए हैं, और वो बिल्कुल देख के अच्छा नहीं लगता। 85% ऑफ द स्टॉक्स हैज बीन प्लेज, विच इज नॉट अ गुड सिग्नल। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो मुझे दिखा कंपनी का, वो है अदर इनकम। अदर इनकम वो इनकम होती है जो कंपनी के मेन बिजनेसेस से नहीं आती। मेन जो कंपनी बिजनेस करती है वहां से ना आके कुछ और अदर सोर्सेस से आती है, जैसे कि हो सकता है वो अपने एसेट्स बेच रही हो कंपनी, विच इज नॉट अ गुड सिग्नल। तो यहां पे आप देख सकते हैं कंपनी की अदर इनकम मार्च 2021 में 823 करोड़ की थी, फिर 95 करोड़ की, और एट प्रेजेंट इस फाइनेंशियल ईयर में 2487 करोड़ की हो रही है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये अदर इनकम कहाँ से आ रही है, उसके लिए आपको कुछ होमवर्क करना बनता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अदर इनकम कहाँ से आ रही है। अब इस चीज़ को हम एक थोड़ा-सा पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। हो सकता है कंपनी अपने कुछ लैंड बेच रही हो, कुछ अदर चीज़ें बेच रही हो, सो दैट वो अपने डेब्ट्स को रिड्यूस कर सके। और जैसा कि हमने देखा, और डेब्ट्स रिड्यूस हो भी रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अदर इनकम कहाँ से आ रही है, क्योंकि जब ये अदर्स इनकम रुक जाएंगी, तो कंपनी के प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये इनकम्स प्रॉफिट्स में ऐड हो रही हैं। तो इससे ज्यादा मुझे कुछ अभी वीकनेसेस कंपनी में नहीं दिखी, क्योंकि कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो कुछ ही वीकनेस थी, स्ट्रेंथ्स काफी अच्छी थी, वीकनेसेस कम है। अब बात करते हैं कंपनी के थ्रेट्स के। थ्रेट्स में मेरे को यही थ्रेट्स दिखी। पहली थ्रेट तो है जो कंपनी ने प्लेज किए हुए हैं अपने शेयर्स, कंपनी के प्रमोटर्स ने, वो एक अच्छा सिग्नल नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ पे प्लेज हैं, किस रीजन से प्लेज हैं। सेकंड थ्रेट जो मुझे दिखा कंपनी का, वो है अदर इनकम्स जो आ रही हैं कंपनी की। थर्ड थ्रेट, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं, विच इज नॉट ए गुड। फोर्थ जो मेरे को दिखा, कंपनी अभी भी नेटवर्थ में नेगेटिव है, कंपनी पॉजिटिव में नहीं है। सो दिस इंडिकेट्स कि कंपनी ओवरऑल अभी भी नेगेटिव में है। आपको बैलेंस शीट में जरूर ये पॉजिटिव दिख रही है, बल्कि कंपनी की पूरी जो नेटवर्थ है वो अभी भी नेगेटिव चल रही है।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इनकी एनुअल रिपोर्ट में पढ़ने को मिला, कंपनी ने मेंशन किया गया है अपने गोइंग कंसर्न्स के अंदर कि कंपनी अपने फाइनेंसेस जो है उनको रीफाइनेंसिंग कर रही है। रीफाइनेंसिंग मतलब वो किसी नई कंपनी से अपने डेब्ट्स ले रही है। और यहां पे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है कि कंपनी की जो बोरोइंग्स जो मैं आपको बोल रहा था रिड्यूस हो रही है। अगर मैं आपको उसका ब्रेकअप दिखाऊं तो कंपनी कर क्या रही है यहाँ पे, रीफाइनेंसिंग मतलब किसी और कंपनी से लोन ले रही है शायद, और वो लोन दे रही है अपनी पुरानी कंपनी को जिनसे उन्होंने डेब्ट्स लिए हुए थे। उसका यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है, कंपनी ने पहले जो लोन्स लिए हुए थे वो एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन थे, और जब हम एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे लोन लेते हैं वहां पे हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ जाता है। आप भी जानते हैं, अगर मैं बैंक के पास जाऊंगा बोलूंगा मुझे 6 मंथ्स के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक मुझसे ज्यादा चार्ज करेगा। बट यही 6 मंथ्स ना होके वो टाइम पीरियड अगर मैं बढ़ा दूं, लॉन्ग टर्म कर दूं, तो मेरा इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है, कंपनी अपने फाइनेंसेस को रीफाइनेंसिंग कर रही है, वो अपने शॉर्ट टर्म लोन्स को कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ला रही है। तो एक्चुअली में लोन्स कम नहीं हुए हैं, लोन्स अभी भी हैं कंपनी के पास, विच इज ए गोइंग कंसर्न साइन। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, क्या ये अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को भी रिड्यूस कर रही है या नहीं कर रही। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो स्वॉट एनालिसिस का पार्ट है, दिस इज अपॉर्चुनिटीज। क्या ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इस कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो पहली क्राइटेरिया आता है कंपनी की प्राइस टू अर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस टू अर्निंग से अगर मैं कंपनी को चेक करूं, वो ये दिखाता है कंपनी प्राइस कहां पे स्टैंड करता है एज कंपेयर टू इट्स अर्निंग। सो बिल्कुल कंपनी अवेलेबल एट अ चीप प्राइस, नो डाउट, एज कंपेयर टू द प्राइस टू अर्निंग। सेकेंड क्राइटेरिया मैं अगर आपको यहां पे दिखाऊं तो कंपनी के जो वॉल्यूम्स होते हैं, जो डेली वॉल्यूम्स जिस तरीके से कंपनी ट्रेड करती है एनएससी के अंदर, उसमें दो तरीके के वॉल्यूम होते हैं। एक होता है इंट्राडे वॉल्यूम, एक होता है डिलीवरी वॉल्यूम। कितने लोग इस स्टॉक को इंट्राडे में ही लेकर इंट्राडे में ही बेच देते हैं, आज दिया और आज ही बेच दिया। बट कितने लोग ऐसे हैं जो इस स्टॉक को अपने डिलीवरी में ले रहे हैं। डिलीवरी मतलब उसको अपने शायद पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, आने वाले कुछ दिनों के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। तो अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज आपको यहां दिखाऊं, तो डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है स्टॉक की, सो विच इज अ गुड सिग्नल। और ये एक ऐसी कंपनी बन सकती है आने वाले टाइम के अंदर जो लॉस कंपनी से एक प्रॉफिट कंपनी में आ रही है धीरे धीरे। तो वो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को दिख रही है यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसकी अपॉर्चुनिटीज में आता है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप यहां पे देखें, जो बॉयलर्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के अंदर काफी चीजें आती हैं, बट जो बॉयलर इंडस्ट्री है वो यहां पे रिड्यूस कर रही है, वेयर जो टरबाइन इंडस्ट्री है उसकी यहां पे ग्रोथ दिख रही है हमें आने वाले टाइम में, उसकी डिमांड है यहां पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी कोशिश करी है मैंने, जितना मैं डेटा कलेक्ट कर सकता था इसकी स्टडी करने के लिए मैंने करा, और आपके सामने दिखाने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको एनालिसिस अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे स्टॉक्स के बारे में ये स्वॉट एनालिसिस और इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा पोस्टमॉर्टम लेकर आता रहूं, तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में। मिलते हैं एक अगले स्टॉक के साथ। आप किस स्टॉक में मुझे चाहते हैं कि मैं उसका एनालिसिस करूं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। कोशिश करूंगा नेक्स्ट स्टॉक आपका लेने की। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।